बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूल और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति। कृषि जगत में क्या कुछ हो रहा है खास और क्या है खास, आज के विषय में बातें करने के लिए हम आपके लिए ले आए हैं ढेर सारी जानकारियां। लेकिन चलिए सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्यांशु। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। किसानों की आजीविका के लिए कृषि वानिकी प्रणाली होगी उपयोगी। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लिए लाभुकों का किया जाएगा और मिर्चा की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं आंध्र ज्योति। अब समाचार विस्तार से। राज्य के पठारी क्षेत्रों में शुष्क भूमि की खेती पर निर्भर किसानों को आजीविका के साधन के लिए कृषि वानिकी प्रणाली काफी उपयोगी साबित होगी। इसके तहत किसान वन वृक्ष, अनाज और पशुओं के लिए चारा उत्पादित कर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत 2 दुधारू गाय, कामधेनु डेयरी फार्मिंग, चारा काटने की मशीन और प्रगतिशील डेयरी कृषकों को सहायता के लिए ग्रामीण कृषकों और पशुपालकों से आवेदन आमंत्रित किया गया है। इच्छुक लाभुक 10 फरवरी तक जिला गव्य विकास पदाधिकारी रामगढ़ के कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं। इस योजना के तहत लाभुकों का चयन ग्राम सभा से कराते हुए चयनित सूची पर प्रखंड स्तरीय समिति की अनुशंसा के बाद उपायुक्त की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति द्वारा अंतिम रूप से किया जाएगा। किसान भाई, यदि आप तसर की खेती कर रहे हैं तो ध्यान रहे कोसा को अच्छी तरह से सुखा कर ही भंडारण करें। भंडारण के पहले ग्रेडिंग जरूर करें। ग्रेडिंग नहीं करने से कीमत कम मिलती है। तसर की खेती करने वाले किसान भाई कोसा के भंडारण पर ध्यान जरूर दें। यदि आप कोसा को सुखाकर और ग्रेडिंग कर भंडारण करते हैं तो कीमत अधिक मिलती है। कोसा को ग्रेडिंग वजन और आकार के अनुसार छांट कर ही भंडारण करें। देखिए, अगर मान लीजिए झारखंड में कोई जो लोग भी तसर की खेती कर रहे हैं, उनसे जो ये बात है कि कोसा को जो है वो खूब अच्छे ढंग से सुखा करके और उसको ग्रेडिंग करके ही भंडारण करें। अगर ग्रेडिंग नहीं करेंगे तो उनमें जो है जब उस समय जो उसका मूल्य है वो उनको बहुत कम मिलेगा। तो ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड उसके वेट के अनुसार से, साइज के अनुसार से उसको छांटें और छांटने के बाद बढ़िया ढंग से सुखा करके ही उसको भंडारण करें। मिर्चा की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 1000 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 50 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 50 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में आंध्र ज्योति, पूसा सदाबहार, NP46A, पूसा ज्वाला, KA2 लगाएं। मिर्चा की खेती के लिए अच्छी जल निकास वाली हल्की दोमट मिट्टी उपयुक्त है। बुआई के 1 माह बाद ही रोपाई करें। रोपाई के समय गोबर खाद 250 क्विंटल, नेत्रजन 100 किलोग्राम, स्फूर 60 किलोग्राम, पोटास 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में मिलाएं। किसान भाई टांड जमीन में फसल की निकौनी के लिए व्हील हो नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 18 से 20 डिसमिल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है मिर्च फसल में रासायनिक दवा के बिना कीट नियंत्रण के बारे में। किसान भाई, आप अगर मिर्च फसल की खेती कर रहे हैं तो रासायनिक दवा के बिना कीट नियंत्रण करने का एक आसान उपाय जान लें। हम सभी जानते हैं कि कई पक्षी बड़े चाव से कीट पतंगे खाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप अपने मिर्च फसल वाले खेत में पक्षियों को बैठने के लिए आश्रय स्थल बनाएं। एक पक्षी आश्रय प्रति 10 एकड़ की दर से जरूर बनाएं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रहा।
कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, जैसा कि आम का मौसम आने ही वाला है और ऐसे में आम की फसल करने वाले किसान भाइयों को खास तौर पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसे में कि आम की फसल में लगने वाले रोग और कीट प्रबंधन आप कैसे करेंगे, तो देर न करते हुए लेते हैं संपूर्ण जानकारी फीचर के माध्यम से। फलों में सबसे खास है आम। आम का स्वाद और आम की लोकप्रियता किसान भाइयों को अच्छी कमाई करने का बेहतर अवसर प्रदान करता है। आम फसल से बेहतर आय प्राप्त करने के लिए आम का बेहतर उत्पादन जरूरी है। आम के बेहतर उत्पादन के लिए फसल को कीट और रोगों के प्रकोप से बचाने पर ध्यान देना होगा। आम फसल में मधुआ कीट, मिलीबग, पत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले कीट और तना बेधक कीट लगते हैं, जबकि बीमारियों में पाउडरी मिल्ड्यू, शूटी मोल्ड और गुच्छा रोग लगते हैं। आम एक सबसे ज़्यादा फलों का राजा है और सबसे महत्वपूर्ण फलों में इसकी गिनती होती है और किसान भाई सालों भर इंतज़ार करते रहते हैं कि उनके जो पौधे हैं उसमें अच्छे फल प्राप्त हों, लेकिन कीट और रोग एक ऐसा कारक है जिसके वजह से उनका पूरा का पूरा फसल जो है वो बर्बाद हो जाता है। तो इस समय कीट को और रोग को कैसे वो बचाएंगे, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कौन कौन से इसमें कीट आते हैं। तो अभी के समय में हम सबसे ज़्यादा जो आक्रमण देख रहे हैं वो है मधुआ कीट, जो मैंगो हॉपर के नाम से जाना जाता है, ये कीट है। उसके बाद मैंगो मिलीबग है। मैंगो मिलीबग जो है वो आपका सबसे ज़्यादा जो है नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा जो है हम लोग अभी देखते हैं कि लीफ वेवर है, कटर है, वो भी आपका जो है काफ़ी संख्या में जो है देखा जाता है और उसके वजह से, और साथ में जो है हम लोग देखते हैं इसमें जो गिडार आता है वो आपका तना बेधक जो कीट है उसका भी आक्रमण देखा जाता है। इसके साथ अगर हम लोग रोगों की बात करें तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो हम लोग देखते हैं चूर्ण आसिता, जिसको पाउडरी मिल्ड्यू बोलते हैं, इसका सबसे ज़्यादा आक्रमण मंजर पे देखा जाता है और इससे काफ़ी क्षति जो है वो किसानों को ये चूर्ण आसिता के वजह से होता है। इसके अलावा जो है इसमें हम लोग देखते हैं कि थोड़ा सूटी मोल्ड, पत्ता के ऊपर जो है जब मधुआ कीट अटैक होता है तो सूटी मोल्ड आ जाता है और उससे जो है, और हम लोग कभी कभी देखते हैं इसमें गुच्छा रोग। ये सब जो है ये कारक हैं जो काफ़ी जो है मैंगो आम में हमारा क्षति पहुंचाते हैं। आम के वृक्ष पर मंजर लगना आम फल उत्पादन की पहली कड़ी है। मंजर में सबसे अधिक हॉपर्स यानी मधुआ कीट और चुंडिल असिता यानी पाउडरी मिल्ड्यू रोग लगने का खतरा रहता है। मंजर की सुरक्षा के लिए 3 बार दवा का छिड़काव करें। पहली बार मंजर लगने से पहले इमिडाक्लोप्रिड और सल्फेक्स दवा से घोल बनाकर नीचे से ऊपर तक पूरे वृक्ष को धो दें। देखिए अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम लोग आम के प्रति जो है थोड़ा सजग रहना होगा। क्या होता है कि आम में जिस समय मंजर आने की परिस्थिति रहती है उसी समय हमको दवा का छिड़काव करना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आपके पास जो है पहला छिड़काव की बात करें तो इमिडाक्लोप्रिड जो है अगर हॉपर के लिए तो उसका प्रति जो ml 1 ml जो है प्रति 3 लीटर पानी में घोल बना करके उसका छिड़काव करना है। और उसके साथ साथ आपका जो है आप चाहें तो सल्फेक्स जो है 80%, एक दवा आती है 80%, उसका जो है आपका 3 ग्राम पर लीटर पानी में घोल बना करके दोनों दवा का मंजर आने से पहले, किसान भाई को मंजर आने से पहले, और चूंकि मधुआ कीट जो है उसके आम के जो छाल है नीचे में शाखा है वहाँ से ये संचरण होकर के पूरा का पूरा पौधा में जाता है, तो आपको जो है नीचे से वाश करते हुए मतलब धुलते हुए पूरा पौधा को धो देना है। तो ये अगर जब तक आप नहीं करेंगे, एक अगर औसतन हम लोग देखते हैं कि अगर साइज का पौधा है तो लगभग 30 लीटर का पानी का आपका उसमें खपत होगा। तो 30 लीटर के हिसाब से आप दवा मिला करके उसको घोल बना लें और उसके बाद छिड़काव करें तो आपका पूरा का पूरा पौधा जो है वो धुल जाना चाहिए। दवाइयों का दूसरा छिड़काव फूल खिलने से पहले करें। दूसरे छिड़काव में इमिडाक्लोप्रिड या थायोमेथिक्सोम के साथ ब्लू कॉपर दवा का इस्तेमाल करें। मंजर जब फल बन जाए और उसका आकार मटर के दाने के बराबर हो तब तीसरा छिड़काव करें। तीसरे छिड़काव में इमिडाक्लोप्रिड दवा के साथ ट्राइकोनाजोल दवा का उपयोग करें।
जैविक दवा का इस्तेमाल करना हो तो नीम या करंज के तेल से बने घोल का छिड़काव करें। तो दूसरा छिड़काव फिर हम लोग तुरंत इसमें जब फूल खिलने से पहले, जब पेनिकल में मंजर आ गया तो उस समय फूल खिलने की अवस्था में आ रहा है, उससे पहले छिड़काव करना है। तो उस समय भी आप जो है, अगर आपके पास जो है वो इमिडाक्लोरोपिड है या थायोमिथोक्साम है, तो उसका जो है 1 ग्राम प्रति 3 लीटर पानी में उसको घोल बना लें। और साथ में ब्लू कॉपर जो है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, उसका जो है फंजीसाइड थोड़ा बदल दीजिए। और उसके बाद जो है उसका एक छिड़काव कीजिए फूल खिलने से पहले। और जैसे ही फिर जो है बटनिंग हो जाए, जब बटन का साइज पकड़ लेता है, उस समय फिर हम उसमें एक छिड़काव करते हैं। उस समय भी जो है आप इमिडाक्लोरोपिड का जो है वो आपका 1 ml जो है 3 लीटर पानी में घोल बना करके उसका छिड़काव कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो है टेबुकानोजोल है, ट्राइकोनाजोल है, उसका 1.5 ml जो है पर लीटर पानी में घोल बना करके उसका अगर छिड़काव करेंगे तो आम जो है हमको लगातार कम से कम आम बढ़िया फल प्राप्त करने के लिए 3 छिड़काव आपको करना ही पड़ेगा। अगर 3 छिड़काव आप अगर कर देते हैं तो आपका जो है लगभग हम समझते हैं, कभी कभी जो है वो आपका रोग के वजह से पूरा का पूरा जो है फसल नुकसान हो जाता है पाउडरी मिल्ड्यू के वजह से। लेकिन जैसे ही आप 3 छिड़काव करेंगे तो पूरा आपका जो है लगभग आप सोच लीजिए कि दुगना फसल तो आप प्राप्त कर ही सकते हैं। अगर नहीं ध्यान देंगे तो आपका पूरा का पूरा फसल जो है वो नुकसान हो सकता है। तो ये तो आपका रासायनिक विधि है जिससे हम लोग जो है नियंत्रण किए। लेकिन आप अगर जैविक विधि से अगर मान लीजिए चाहें तो हम लोग रस चूसने वाला कीट है तो वहाँ पर जो है हम लोग इसको बचा सकते हैं कि नीम या करंज का तेल है तो 5 ml जो है पर लीटर पानी में घोल बना करके अगर हम लोग पहले से इसका 2-3 छिड़काव कर रहे हैं तो आपका जो है वो मधुआ कीट से आप बचा सकते हैं। कई बार देखा गया है कि आम के पेड़ मंजर से लद जाते हैं लेकिन फूल बनने से पहले ही झड़ जाते हैं या फल लगने के बाद भी छोटी अवस्था में ही गिर जाते हैं। वैज्ञानिकों का मत है कि नवंबर से लेकर मंजर के फल बनने तक सिंचाई और उर्वरक का व्यवहार बंद कर देना चाहिए। जब टिकोले लग जाएं, तब हल्की सिंचाई कर सकते हैं। इसी समय प्लेनोफिक्स दवा से घोल बनाकर छिड़काव करें, इससे फल नहीं झड़ेंगे। कि जिस समय उसमें मंजर आ रहे हैं उस समय पानी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप अगर जो है उस समय पानी उसमें रोक दीजिए क्योंकि जो है पॉलिनेशन हो रहा है और या उस समय जो है वो पौधे को बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये एक प्रैक्टिस है कि उस समय लोग जो है क्या करते हैं कि खाद पानी जो है दवा जो है वो जड़ में ज़्यादा जो है डिस्टर्ब करना चालू करते हैं, तो वो काम नहीं करना है। उनको खाद देना है तो वो बरसात के पहले या बरसात के बाद देंगे। और अगर मान लीजिए कि उनको जो है इस समय कम से कम जो है वो आप नवंबर महीना के बाद से उनमें सिंचाई बंद कर देना चाहिए। और उसके बाद जब बटनिंग हो जाए, जब उसमें छोटे छोटे जो फल लग जाते हैं तब फिर वो हल्की सिंचाई करें। बहुत ज़्यादा जो है पूरा भर के सिंचाई नहीं देना है, हल्की सिंचाई करना है। और अपना फसल को जो है बचाने के लिए उनको जो है कम से कम ऐसा करना चाहिए कि वो मतलब जो है वो उनका फसल वो मतलब अच्छी गुणवत्ता का है। इसलिए कम से कम एक आध बार जो है उनको जो है देखेंगे कि जिस समय फल पकड़ लेता है तो फल का गिरने का भी समस्या आता है। तो इसके साथ साथ जो है प्लेनोफिक्स जो दवा है वो उसका जो है हार्मोन है नेफ्थलीन एसिटिक एसिड है। तो इसको जो है हम लोग क्या करते हैं कि 4 लीटर पानी में 1 ml घोल बना करके और इसका लास्ट छिड़काव के साथ इसको अगर मिला करके अगर छिड़काव कर दें तो उससे क्या होगा कि फल का जो गिरना है वो आपका जो है कम हो जाता है, रुक जाता है। मंजर से रस चूसने वाले कीट मधुआ के मल जब पत्तियों पर गिरते हैं तब फफूंद के प्रकोप से पत्तियां काली रंग की हो जाती हैं। इससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बाधित होती है, जिसका बुरा प्रभाव फलों की संख्या, आकार और उसके गुणवत्ता पर पड़ता है। किसान भाइयों, इस समस्या से निजात पाने के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा से घोल बनाकर पूरे पेड़ पर छिड़काव करें। पत्ते काले का मतलब शुरू में मैं बताया था कि सूटी मोल्ड आता है। वो क्या होता है कि जब मधुआ कीट जब आपका पत्ते से जो मंजर से रस चूस रहे होते हैं तो उसके बाद वो अपना मल त्याग करते हैं, स्क्रीटा निकलता है, वो पत्ते के ऊपर पूरा जो है वो आपका फैल जाता है।
और फैलने के बाद जो है पूरा पत्ता चमकने लगता है। तो उसी समय जो है वो फफूंद आपका जो है सूटी मोल्ड के रूप में उसमें पत्ते के ऊपर एक लेयर बना के फफूंद पूरा विकसित हो जाता है। इसी के लिए हमने बोला कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो है 50% 3 ग्राम पर लीटर पानी में घोल बना करके अगर आप उसका जो है छिड़काव करते हैं तो वो पूरा का पूरा वाश हो जाता है, धुल जाता है, जिससे जो है वो फोटोसिंथेसिस जिसको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बोलते हैं वो पत्ती में रुक जाएगा, तो उत्पादन भी कम होगा। इसीलिए अगर वो धुल के साफ़ हो जाता है तो वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है उसमें पौधे में जो है बढ़ जाती है और उसके बाद फल का साइज भी बढ़ा जाता है और अच्छा फल भी जो है उनको प्राप्त होने लगता है। किसान भाइयों, आम के वृक्ष में मंजर लगना शुरू हो गया है। कृषि विशेषज्ञ ने जो सलाह दी उसे अमल में लाते हुए रोग एवं कीट प्रबंधन करें, इससे मंजर नहीं झड़ेंगे। फलों की संख्या, आकार, गुणवत्ता, उत्पादन और आय में बढ़ोतरी होगी। अब हम जानकारी लेने वाले हैं लत्तेदार सब्जी में पर परागण विधि क्या है, कैसे होती है। इस विषय को संपूर्ण रूप से जानने के लिए चलिए देखते हैं फीचर। सभी फसलों में बीज से पौधा, पौधा से फूल और फूल से फल बनने की प्रक्रिया होती है। इसमें फूल से फल बनने की 2 विधियां हैं, अंतःपरागण या स्वपरागण और परपरागण। लत्तेदार सब्जी फसलों में परपरागण विधि से फूल से फल बनता है। अभी गर्मा का जो फसल लगा हुआ है उसमें नेनुआ, झींगी, कद्दू, करेली ये सारे एक ऐसे फसल हैं जिसमें जो है वो परागण की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले किसान भाई को ये समझना होगा कि परागण है क्या। अगर परागण नहीं समझेंगे तो वो फिर उसका महत्व की वजह से उनको काफ़ी जो है वो फसल में नुकसान भी होता है। तो परागण एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसमें जो है वो फल, नर मादा फूल जो है वो आपका आपस में मिलने से उसमें जो है फल का बनना जो है शुरू होता है। तो ये परागण की प्रक्रिया, मतलब कहने का मतलब जो है जो फूल है वो फूल आपका नर फूल अलग होगा, मादा फूल अलग होगा, और नर और मादा फूल जो है उसमें से जो उसका हम लोग देखते हैं कि ऊपर में एक स्टिग्मा होता है, वहाँ पर जो है पराग मेल जो होते हैं यानी नर होते हैं उसमें जो है बहुत सारे वो पराग पाए जाते हैं और वो पराग जो है वो आपका किसी तरह मादा में वहाँ पर जो है पहुँचने की प्रक्रिया जो है वो परागण है। तो परागण जब तक नर मादा आपस में मिलेगा नहीं तब तक फल बनेगा नहीं, बीज बनेगा नहीं। तो इसलिए परागण एक अति आवश्यक प्रक्रिया है जिसमें अगर किसान भाई अगर ध्यान दें तो उनका जो है वो फल अच्छा जो है उत्पादन हो सकता है। पर परागण के लिए नर फूल के पराग को मादा फूल में पहुंचाने के लिए किसी माध्यम, किसी वाहक की जरूरत होती है। आमतौर पर वाहक की भूमिका निभाते हैं मधुमक्खी या परागण में सहायक मित्र कीट। लत्तेदार सब्जी फसलों में सही परागण के लिए पर्याप्त संख्या में मधुमक्खी सहित अन्य मित्र कीटों का होना बहुत जरूरी है। किसान भाई के पास जो है हम कहते हैं कि वो नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधन उनके पास है। अगर किसान है तो उनके पास जानवर जरूर पालते हैं, तो उनके पास अगर जानवर पालते हैं तो उनके पास गोबर है, गोमूत्र है। तो वो आपके पास अगर मान लीजिए वैसे 10 पत्ते जिसको जो है वो जानवर नहीं खाते हैं उसका बराबर मात्रा में अगर ले लेते हैं तो 40 से 50 किलो जो है मान लीजिए कि आप अगर वो जो वैसे पत्ते ले लिए और उसमें जो है आपका 5 भाग यानी जो है 200-250 लीटर अगर गोमूत्र उसमें मिला दिए तो उसके बाद जो है वो लगभग आपका 8 से 9 दिन में जो है डिकम्पोज हो जाएगा। तो उस आप जो है कीटनाशक को आप 1 लीटर पानी में जो है वो 150 ml पर लीटर पानी में घोल बना करके उसका अगर रेगुलर 15 दिन पे छिड़काव करते हैं तो रस चूसने वाले कीट जो है इसमें नहीं लगेंगे और साथ ही साथ जो है वो आपका मित्र कीट भी इससे जो है वो आपका नुकसान नहीं होगा। या कभी कभी होता है कि उसमें राख का छिड़काव करते हैं तो राख भी अगर जो है अगर छिड़काव करते हैं तो उससे भी बहुत सारे मित्र कीट हैं, वो लेडी बर्ड बीटल है, उसका जो है नुकसान नहीं होता है, लेकिन शत्रु कीट को नुकसान हो सकता है। या नीम का तेल है, करंज का तेल है, 5 ml पर लीटर पानी में घोल बना के उसका छिड़काव कर सकते हैं। या बाज़ार में जो है बिवेरिया बेसियाना जो है आपका कीटनाशक है उसका अगर हम लोग व्यवहार करें 2 ml पर लीटर पानी में, या बैसिलस thuringiensis है उसका जो है 1 ग्राम पर लीटर पानी में घोल बना के उसका छिड़काव कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मान लीजिए कि हम लोग जो है गंध पास फंदा लगाएं या चिपचिपा येलो ट्रैप लगाएं तो ये सब जो है हमारा क्या है कि मित्र कीटों की संख्या को बढ़ाएगा
और मित्र कीटों की संख्या बढ़ाएगा तो पॉलिनेशन हमारा जो है फसल में ज़्यादा बेहतर होगा और किसान को जो है वो फल भी ज़्यादा उससे फसल से प्राप्त होंगे। किसान भाई, आप यदि लत्तेदार सब्जी फसलों की खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन करते हैं तो ज्यादा लाभ की स्थिति में रह सकते हैं। यदि खुद मधुमक्खी पालन नहीं भी करें तो अपने लत्तेदार सब्जी फसल लगे खेत के आसपास मधुमक्खी के बक्से लगाने के लिए मधुमक्खी पालकों को प्रोत्साहित करें। इससे आपके फसल में अच्छा परागण होगा। ये मधुमक्खी तो एक ऐसा है कि हम समझते हैं कि कोई भी अगर फसल जो भी क्रॉस पॉलिनेशन जो उसमें भी फसल में जो है वो होता है, यानी एक मादा फूल अलग होते हैं, नर फूल अलग होते हैं, तो मधुमक्खी सबसे जो है 20 से 25% जो है वो क्रॉप का यील्ड को यानी उत्पादन को बढ़ा देता है। तो हमको जो है अगर वहाँ पर अगर कोई भी मान लीजिए एपेरी है जो अगर चाहते हैं कि वहाँ पर जो है मधुमक्खी पालन भी जो है वो लत्तर वर्गीय के साथ करें तो उनको दोनों आदमी को जो है फ़ायदा है। इनको भी पॉलन मिल जाएगा जो है जो बी कीपर्स हैं उनको भी, और मधुमक्खी उस पॉलन को अपने फीड के रूप में जो है आहार के रूप में प्राप्त करेगा और आपका जो है वो फसल में वो क्या होगा कि वो परागण का समस्या नहीं रहेगा, क्योंकि मधुमक्खी जो है उसमें परपरागित करके और उसको जो है फर्टिलाइज कर देगा, जिससे जो है फल आपको ज़्यादा संख्या में मिलेंगे। तो मधुमक्खी पालक अगर आपके खेत के साथ एसोसिएट हैं तो उसमें पॉलिनेशन का कोई समस्या नहीं है, आपका जो है बेहतर उत्पादन वहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। यदि शहरी इलाकों के आसपास लत्तेदार सब्जी फसलों में पर परागण के लिए मधुमक्खी या मित्र कीटों की कमी हो तो किसान खुद ब्रश की सहायता से नर फूल के पराग को मादा तक पहुंचाने का काम करें। किसान भाइयों, लत्तेदार सब्जी फसलों से अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए परागण की प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी रखें। सही परागण होगा तभी अच्छी उपज मिलेगी। सही परागण के लिए मित्र कीटों की संख्या बढ़ाने का हर संभव प्रयास करें। पॉलिनेशन के लिए हमारे पास जो है अगर मान लीजिए कि जो शहरी आबादी है तो वहाँ पर जो है उतना ज़्यादा मतलब जो है मधुमक्खी पालक को जो है पॉलन वहाँ पर प्राप्त नहीं होता है, तो वो वहाँ पर जो है पॉलिनेशन का समस्या है। तो उनको अगर जो है क्या करना होगा कि हैंड पॉलिनेशन कर सकते हैं कि सुबह में जो है देखना होगा कि उनका पॉलन जो है वो 2 घंटा तक ही वाइबल होता है। तो जिस समय जो है बर्ड उसका जो है खुले, जब बंद है तो सुबह में आ करके आप देख लें कि वो कल फूल ओपन होने वाला है वो नर फूल, तो वहाँ से ब्रश की सहायता से जो है 2 घंटे के अंदर उससे जो है ब्रश की सहायता से पॉलन को ले लें और उसके बाद जो है जा कर के जो मादा फूल है वहाँ के जो है स्टिग्मा में आप वहाँ पर जा कर के ब्रश को ऊपर से चारों तरफ अगर घुमा देते हैं तो उसमें जो है पॉलिनेशन हो जाता है। तो जो शहरी आबादी में अगर मान लीजिए खेतीबाड़ी कर रहे हैं, लगा रहे हैं और पॉलिनेशन का समस्या है, वहाँ मधुमक्खी या कीटों का विजिट नहीं है, तो वैसी परिस्थिति में उनको जो है हैंड पॉलिनेशन का जो है सहायता ले करके वो पॉलिनेशन करके और ज़्यादा जो है उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन गांव में अगर जब ज़्यादा एरिया में हो रहा है तो उनको जो है कीट जो है मित्र कीटों को भी बढ़ाना चाहिए और मधुमक्खी भी पाल करके वो काम कर सकते हैं। आज का अंक आपको कैसा लगा, इसके लिए आप हमें खत लिख सकते हैं। अब वक्त तो चला आपसे विदा लेने का। चलते चलते हम बताना चाहेंगे अपना पता, तो नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निर्देशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। इसी के साथ किसान भाइयों, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से, और कभी भी कहीं भी हमारे इस कार्यक्रम को फिर से देख सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से। आज के अंक के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।